ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। हम तितली की सुंदरता का आनंद लेते हैं, लेकिन बहुत कम उन परिवर्तनों को स्वीकार कर पाते हैं जिनसे गुजरकर तितली को यह सुंदरता हासिल होती है। एक किसने कहा? माया एंजेलो ने कहा है। बढ़ते तापमान के बीच संकट में खेती, और आजकल किसानों की समस्याएं भी बहुत सारी हैं। और आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, इतने किसानों ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। और देखिए, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात हुई थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि किसानों की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत जरूर दुगनी हो गई। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन वैश्विक मुद्दे के रूप में उभरा है। यह कोई एक देश या राष्ट्र से संबंधित अवधारणा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक अवधारणा है जो समस्त पृथ्वी के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से भारत सहित पूरे दुनिया में बाढ़, सूखा, कृषि संकट एवं खाद्य सुरक्षा के साथ साथ बीमारियों का भी खतरा बढ़ा है। हालांकि भारत की बड़ी आबादी, लगभग 60% आज भी कृषि पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से आज कृषि भी अछूता नहीं है, इसलिए खेती पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखना बहुत जरूरी है। बदलते मौसम के प्रभाव से केवल फसलों का ही उत्पादन प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक अहम चुनौती है। अब आप लोग कहोगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में दशकों या उससे अधिक समय में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव से है। और यद्यपि यह प्राकृतिक रूप से भी होता है, लेकिन वर्तमान में मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस के जलने से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी कि उच्च तापमान, सूखा, बाढ़ और मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण मध्य पूर्व के कई देशों में कृषि को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। और बदलते पर्यावरण के कारण खेती के सामने बड़ा संकट है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2040 तक तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ता है तो फसलों की पैदावार पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से इस शताब्दी में दुनिया भर में भुखमरी, बाढ़ और नागरिकों का पलायन बढ़ने की बात कही जा रही है। अगर तापमान में बढ़ोतरी होती है तो एशियाई देशों में कृषि पैदावार 30% तक नीचे आ सकती है। विकास की तीव्र आंधी में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व की अधिकांश आबादी के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा। वर्ष 2030 तक भुखमरी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य भी अधूरा रह सकता है। गौरतलब है कि देश में पिछले 40 वर्षों में वर्षा की मात्रा में निरंतर गिरावट आई है। 20वीं सदी के आरंभ में औसत वर्षा 141 सेंटीमीटर थी, जो 90 के दशक में घटकर ये आप देखते हैं कि कितना 119 सेंटीमीटर रह गई। और गंगोत्री हिमनद भी प्रतिवर्ष से कुड़ रहा है। नदियों में जल कम हो रहा है। पानी की कमी के कारण खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। और देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क, यूएसए में देखने को मिल जाएगा आपको। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। अगर हम लोग देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में देखने को मिल जाएगा आपको। एक तरफ जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है और तो दूसरी ओर अप्रत्यक्ष प्रभाव आय की हानि और अनाज की बढ़ती कीमतों के रूप में देखने को मिल रहा है। जबकि फसलों की उपज बढ़ाने में उपजाऊ मिट्टी, पानी, अनुकूल वातावरण और कीट पतंगों से बचाव आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन इनमें से किसी भी मानक में परिवर्तन होने से फसलों की पैदावार प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कई दशकों में तापमान बढ़ता गया और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में तापमान बढ़ने पर उनकी उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे गेहूं, सरसों, जौ और आलू आदि इन फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान का बढ़ना इसके लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार ज्यादा तापमान बढ़ने से मक्का, ज्वार और धान आदि फसलों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें क्योंकि ज्यादा तापमान के कारण इन फसलों में दाना नहीं बनता या फिर कम बनता है। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के सभी 4 आयामों, खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्य उपयोग, खाद्य प्रणाली स्थिरता को
प्रभावित करेगा। यदि धरातल का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारे सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तापमान की बढ़ती गति को देखें तो आंकड़े बताते हैं कि इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 3.7 डिग्री से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर होगा। उदाहरण के लिए जहां गेहूं, जौ, सरसों, आलू की खेती हो रही है, तापमान बढ़ने से इन फसलों की खेती नहीं हो सकेगी, क्योंकि इन फसलों को ठंडक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार अधिक तापमान बढ़ने से मक्का, धान या ज्वार आदि फसलों का क्षरण हो सकता है, क्योंकि इन फसलों में अधिक तापमान के कारण दाना नहीं बनता अथवा कम बनता है और इससे इन फसलों की खेती करना असंभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त तापमान बढ़ने से वर्षा में कमी होती है और इससे मिट्टी में नमी समाप्त हो जाती है। इसी के साथ सूखे की संभावना भी बड़ी है। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन मिट्टी की सेहत को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बढ़ता तापमान प्राकृतिक नाइट्रोजन कम कर रहा है और इसे बढ़ाने के लिए हम रासायनिक खादों का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित कर रही है। आज पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है और यही कहीं ज्यादा है तो कहीं कम महसूस किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक में भारत शीर्ष 20 देशों में शामिल है। पिछले 4 दशकों में हमारी धरती का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और जिसके कारण बाढ़, सूखे और तूफान जैसी कुदरती आपदाएं भी बढ़ी हैं। चूंकि अपने देश में ज्यादातर किसानों के पास छोटा रकबा है, इसलिए इन आपदाओं के कारण उनकी आमदनी बुरी तरह गिरी है। भारत के लिए और अधिक चिंता की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ 60% जनसंख्या खेती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। कृषि ही उनके जीवन यापन का मुख्य स्रोत है। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका पानी की आपूर्ति, मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ा कर रहा है। वर्ष 2050 तक विश्व की आबादी बढ़कर 9.5 करोड़ हो जाएगी। कितना? 9.5 अरब की बात हो रही, करोड़ नहीं, 9.5 अरब हो जाएगी। इसका अर्थ है कि हमें 2 अरब अतिरिक्त लोगों के लिए 70% ज्यादा भोजन पैदा करना होगा और इसलिए अब खाद्य और कृषि प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना होगा। इसे ज्यादा उपजाऊ तथा टिकाऊ बनाने की जरूरत होगी। ऐसे में कृषि के विभिन्न तरीकों का पुनरावलोकन कर पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल वांछनीय है। जलवायु परिवर्तन न सिर्फ कृषि के लिए बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए भी खतरे के रूप में सामने आ रहा है। लिहाजा कोई भी देश इसके असर से बच नहीं सकता। निसंदेह यह चिंता की बात है कि बढ़ते तापमान का संकट बहुत गहरा है, यह भारत के लिए बड़ी समस्या पैदा करेगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे तरीकों की समीक्षा किया जाना आवश्यक है और जिनसे हमारे कृषक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करते हुए फसलों का उत्पादन कर सकें और उन्हें समुचित लाभ भी मिल सके, साथ ही कृषि से उनका मोह भंग भी ना हो। और आप देखिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन किसी एक देश अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसलिए इनमें कमी लाने के लिए सभी स्तरों पर ठोस उपायों की जरूरत है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जलवायु परिवर्तन न केवल कृषि के लिए बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए खतरा है। कोई भी देश इसकी आंच से बच नहीं सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। प्रीलिम्स आप देंगे, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, समझ रहे, इंटरव्यू आप देंगे कि तो आपका व्यू तो पता होना चाहिए। सपनों का आकार, क्या सपनों का आकाश। अक्सर हम देखते हैं कि शिशु या अबोध बच्चे दिन या रात में सोते हुए अचानक जागते हैं, वह भी रोते हुए अथवा माँ या पिता को पुकारते हुए। शायद वे कोई स्वप्न या फिर बुरा सपना देख लेते हैं, लेकिन माँ या पिता द्वारा सीने से लगा लेने या माथे पर, पीठ पर हल्की सी थपकी देने के बाद से वे फिर से निश्चिंत होकर सो भी जाते हैं। कई बार हम बच्चों को सोते हुए मुस्कुराते देखते हैं। अब बच्चे अच्छा या बुरा क्या स्वप्न देखते हैं यह बता तो पाते नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चों को ही क्या बात की जाए। अच्छे वीर बहादुर भी रात में सोते हुए कई बार कोई बुरा सपना देखकर मध्य रात्रि जाग उठते हैं, तब वे पसीने से नहाए हुए होते हैं। ये सपने आखिर होते क्या है? कहा जा सकता है कि सपने या स्वप्न का मतलब रात सोते हुए देखे गए कुछ दृश्य, तस्वीर या घटनाएं होती हैं जो हमारा अवचेतन मन सोते समय देखता है। सामान्यतः हम दिन में जिस विषय पर ज्यादा बातें करते हैं या सोचते हैं, उसी से संबंधित बातें या चीजें हमें स्वप्न के रूप में दिखती हैं। यूं हर एक उम्र के सपने भी अलग अलग होते हैं, या कहा जाए कि व्यक्तिगत रुचि के अनुसार भी अपने सपने अलग अलग दिखते हैं। बचपन में नई साइकिल या खिलौने मिलने के सपने देखते थे, तो स्कूली दिनों में कई बार परीक्षा में फेल हो जाने के सपने भी देखते हैं। कई बार छात्रों को अक्सर एक सा सपना दिखता है या डराता है कि वे परीक्षा के लिए देर से पहुंचे, या स्कूल बस उनके सामने से निकल गई और वे परीक्षा के लिए समय पर
पहुंच नहीं पा रहे हैं। युवावस्था में कुछ लोगों को सिनेमा के मशहूर अभिनेताओं के या महंगी बाइक या कार आदि के सपने देखते हैं, तो कुछ युवा सपने में खुद को अच्छी नौकरी या अधिकार वाला पद ग्रहण करते हुए देखते हैं। इसी प्रकार नेताओं को चुनाव जीतने के तो अभिनेताओं को फिल्म के सुपरहिट होने के सपने दिखते होंगे। और जब हम अब सपनों की बात करते हैं तो यह विचार भी मन में आता है कि क्या सपनों का भी कोई वैज्ञानिक आधार होता है। इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि अब तक के शोध कार्यों से ऐसा कुछ सिद्ध या साबित नहीं हो सका, लेकिन सपनों पर अध्ययन अब भी किया जा रहा है और जिसे वनीरोलॉजी कहा जाता है। और जैसे आप देखते हैं कि वैसे वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि जब हम सपना देखते हैं तब हमारा दिमाग या मस्तिष्क उतना ही सक्रिय होता है जितना जागते वक्त सक्रिय रहता है, मगर हमारे मस्तिष्क का तर्क और तर्क करने का वाला हिस्सा कुछ कम ही सक्रिय होता है। इसलिए सपनों में अक्सर अजीब और अतार्किक चीजें देखने को मिलती हैं। सपने को लेकर कई कहावतें मुहावरे भी प्रयास सुनने को मिलते हैं। मसलन सपना पूरा होना, जिसका मतलब मनचाहा काम या इच्छा के पूरे होने से लगाया जाता है। और इसी प्रकार अक्सर हम किसी के बारे में कहते भी हैं कि वह तो सपनों में ही जीता है, यानी काल्पनिक बातों में या कल्पनाओं में ही खोया रहता है। इसी संदर्भ में लोग के बीच सुनी सुनाई जाने वाली एक कहानी का उल्लेख किया जा सकता है। किसी गांव में एक ख्याली राज रहता था जो दिन भर स्वप्न रंजन में लगा रहता था, या कहें कि सपनों में ही जीता था। एक दोपहर वह अपने घर के सामने स्टूल पर एक छड़ी लेकर ऊँघते हुए बैठा हुआ था कि सामने रास्ते से जा रहे अन्नों के एक विक्रेता को धूप में कुछ मूर्छा सी आने लगी। ख्याली राज ने उससे सहारा दे अपने स्टूल पर बिठाया और घर में से ठंडा पानी लाकर पिलाया। कुछ ही देर में वह व्यक्ति अच्छा महसूस करने लगा तथा वहां से निकलते हुए उसने धन्यवाद स्वरूप ख्याली राज को 12 अंडे एक छोटी टोकरी में डालकर दे दिए। अंडे वाला तो चला गया, इधर ख्याली राज अंडों की टोकरी सामने रखकर ख्यालों या स्वप्न रंजन में खो गया कि ये अंडे वह घास के फूले में रख देगा ताकि इनमें से चूजे निकले। 12 मुर्गियों के हर दिन 12 अंडे मिलने लगेंगे, जिन्हें वह फिर से घास के फूलों में रखता चले जाएगा। मुर्गियों की संख्या बढ़ाता चलेगा। फिर वह इसका व्यापार शुरू कर देगा और जब इससे बहुत पैसा कमा लेगा तब वह शादी भी करेगा। उसके बच्चे भी होंगे, लेकिन वह बच्चों को अनुशासन में रखेगा और गलती करने पर छड़ी से उनकी पिटाई भी करेगा। यह सोचते हुए ही ख्याली राज ने हवा में अपनी छड़ी फेंकी जो पास रखी अंडों की टोकरी में जा लगी और सारे अंडे फूट गए। शायद इसलिए कहा जाता है कि दुआ स्वप्न या दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। अच्छे या बुरे सपने देखना हमारे हाथ में तो होता नहीं, लेकिन कुछ विद्वान जन कहते हैं कि अच्छे विचार करते रहने से अच्छे सपने दिखते हैं और ऐसे अच्छे सपने देखना अच्छा भी होता है, क्योंकि सपने देखे जाएंगे तभी उन्हें पूरा करने के बारे में सोचा जाएगा। मगर सबसे अच्छी बात हमारे पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कही थी कि सपने वे नहीं जो हमें सोते वक्त देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने ही नहीं दे। बाकी आप लोग बताइए। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं और इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। ये प्रतिनिधित्व का प्रश्न अभी आपने देखा है, जो परिसीमन को लेकर महिला आरक्षण को लेकर 131वां संविधान संशोधन पेश किया गया था ना, वो पास नहीं हो पाया, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और देखिए राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है उसे आप लोग बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो आपका कानून बन जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सरकार और सभी विपक्षी दलों को एक ईमानदारी इच्छा शक्ति के साथ काम करना चाहिए। मगर यही मुद्दा जब राजनीतिक लाभ उठाने के जरिया बनने लगता है तब इस पर सवाल उठने लगते हैं। बीते हफ्ते सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संशोधन विधेयक पेश किया, लेकिन जरूरी समर्थन न मिल पाने की वजह से यह लोकसभा में गिर गया। गौरतलब है कि किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि वर्तमान जो सरकार है ना, इसके पास बहुमत तो है लेकिन 2/3 बहुमत नहीं है। हालांकि इस बार परिसीमन विधेयक में संशोधन के लिए जिस तरह महिला आरक्षण का मसला भी जुड़ा हुआ था, उससे इस मुद्दे पर 2/3 सांसदों को अपने पक्ष में खड़ा कर पाना सरकार के लिए मुश्किल था। यानी पहले ही यह माना जा रहा था कि लोकसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसके बावजूद यह विचित्र है कि सरकार ने इस पर जोर आजमाइश करने की कोशिश की। दरअसल इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य यह बताया गया कि इससे लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही 2026 से पहले की जनगणना के आधार पर राज्यों में सीटों के परिसीमन की इजाजत दी जाएगी। लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 800
50 की जाएगी। मगर चूंकि परिसीमन के साथ उलझे इस मुद्दे पर सरकार को जरूरी संख्या का बल का समर्थन नहीं मिल सका, इसलिए अब भाजपा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान यह आरोप लगाने की कोशिश कर रही है कि विपक्षी पार्टियां महिलाओं को भागीदारी देने का समर्थन नहीं करती। सवाल है कि महिलाओं को विधायिका में आरक्षण से संबंधित जो विधेयक वर्ष 2023 में ही पारित होकर संविधान का हिस्सा बन चुका था, उसे फिर से तब क्यों लाया गया जब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये बेवजह नहीं है कि इस संशोधन विधेयक को लाए जाने के समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस विधेयक की जटिलता और उसके पारित होने के सामने खड़ी चुनौतियों की तस्वीर चूंकि लगभग साफ थी, इसलिए इसे राज्यों में जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच महिलाओं का समर्थन हासिल करने वाले एक अहम मुद्दे के रूप में भी देखा गया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन में यह साफ दिखा, जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के पारित न होने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार बताया। मगर विधेयक में जिस तरह सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को नए परिसीमन और लोकसभा के विस्तार के ढांचे से जोड़कर पेश किया था, उसमें वह किस तरह के समर्थन की उम्मीद कर रही थी। महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ साथ खासतौर पर परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के राज्यों की जैसी प्रतिक्रिया थी, उससे विपक्षी दलों के समर्थन या विरोध की तस्वीर एक तरह से पहले से साफ थी। अफसोस है कि जहां विधायिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कवायद पर सबकी सहमति होनी चाहिए थी, वहीं यह सवालों के घेरे में उलझ कर रहेगी। और जबकि जरूरत इस बात की है कि इस मसले को राजनीति का मुद्दा बनाने के बजाय एक सर्वसम्मत रास्ता निकालने की कोशिश हो। और देखिए, अगर परिसीमन की बात करें तो जो दक्षिण भारत के राज्य हैं ना, इन्होंने जनसंख्या रोकने में सफलता हासिल की है। और उत्तर भारत में आप देखिए जनसंख्या तेजी से बढ़ी, और जनसंख्या के आधार पर अगर सीटों का बंटवारा होता है तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या आप देखिए महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन राज्यों में तेजी से जनसंख्या बढ़ी है और यहाँ सीटें भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इनमें कम सीटें बढ़ेंगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या कहने लगते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करिए, हम आपको आर्थिक सहायता देंगे, आर्थिक मदद देंगे एक तरह से। समझ रहे हैं आप लोग। और मैं तो कहता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां एक पे एक 11 हैं, नेता एक पे एक 11 हैं। आप सोच के देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तमिलनाडु में चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी लड़ रही है, टीएमसी भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है। इन पार्टियों को किसी ने रोका है कि आप महिलाओं को टिकट ना दीजिए? मैं कहता हूं कि 50% आप महिलाओं को टिकट दे देते। आप एक पहल तो शुरुआत करते। आप कानून की तो आपको जरूरत थी ही नहीं। क्या कोई कानून रोकता है कि महिलाओं को इतने टिकट दिए जाएंगे, इतने टिकट नहीं दिए जाएंगे? और आप देखते हैं कि जिन महिलाओं को टिकट दिए जाते हैं वो राजनीतिक घरानों से जुड़ी रहती हैं या फिर वो आर्थिक रूप से सक्षम रहती हैं। हमारे आपके घर की महिलाओं को टिकट नहीं मिलते हैं। आप समझ रहे हैं? हमारे आपकी घर की आम घर की महिलाओं की हिस्सेदारी राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। उन्हें वोट देने तक ही सीमित कर दिया गया। चुनाव लड़ेंगी तो हार भी जाएंगी। हिंसा का दायरा। मणिपुर में कुछ दिनों तक हालात थोड़े सामान्य रहने के बाद हिंसा की घटनाएं फिर से अपने पांव पसारने लगी। सरकार का दावा है कि इसके पीछे असामाजिक तत्वों की भूमिका ज्यादा है, लेकिन इस बात से यह भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य के लोगों में असंतोष की वजह से विरोध प्रदर्शनों का दौर लौटने लगा, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है। इम्फाल पश्चिम जिले में बीते शुक्रवार को हजारों लोग ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए मशाल रैली निकाली और इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ उनकी हिंसक झड़पें भी हुई। स्थानीय लोग हाल ही में एक घर पर बम से हुए हमले में 2 बच्चों की मौत की घटना का विरोध कर रहे थे। सवाल है कि क्या सुरक्षा एजेंसियां राज्य में स्थिति की संवेदनशीलता को जानते हुए अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आम लोगों में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश क्यों पैदा हो रहा है? गौरतलब है कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 7 अप्रैल को एक घर में पर बम से हमला किया गया था, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों में 3 लोगों की मौत हो गई थी। लोग इन बच्चों की हत्या के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी जांच पड़ताल की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें। यह विचित्र है जब सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि राज्य के कई हिस्सों में हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं, तो फिर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से किसी भी अप्रिय घटना के बाद संवेदनशीलता क्यों नजर नहीं आती? राज्य में हिंसा की बढ़ती घटनाओं से स्पष्ट है कि हालात राख के नीचे छिपी चिंगारी जैसा है, जो मौका मिलते ही आग का रूप ले लेती है। इसलिए सरकार और सुरक्षा बलों को ईमानदार, खुले एवं निष्पक्ष जन संवाद को प्राथमिकता देना होगी, और ताकि कानून पर लोगों का भरोसा कायम रहे। और मणिपुर में आप देख रहे हैं कि लंबे समय से आप देखते हैं कि क्या अशांति फैली हुई। एक बार मणिपुर देख लीजिए आप लोग। ये हमारा प्यारा भारत है, ये है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय म्यांमार से लगती है, और राज्यों में आप देखते हैं तो नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है।
समझ रहे हैं। इससे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में, 21 जनवरी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। बाई खेमचंद सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, मणिपुर। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।